नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें आज बात होगी बनिहाल काजीगुंड टनल की, जो सैनिकों के साथ ही वहां की जनता को बड़ी राहत देने वाली है। साथ ही आपको बताएंगे कि भारत में लग रही वैक्सीनों में कौन सी वैक्सीन ज्यादा असरदार है। हम आपको ये भी बताएंगे कि यूपी में सत्ता की आस लगाए विपक्षी दलों को किस तरह झटका लगा है। इसके अलावा सबसे बड़ी और अहम खबर है कि 100% कम खर्च में होगा ब्लैक फंगस का इलाज। अंत में हम जानेंगे कि पाकिस्तान के लोग चीनी वैक्सीन लगवाकर किस नई मुसीबत में फंस गए हैं। तो आइए सबसे पहले खबर की शुरुआत जम्मू श्रीनगर में बनी नई टनल से करते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 8.5 किलोमीटर लंबी बनिहाल काजीगुंड टनल बनकर तैयार हो गई है। अभी अत्याधुनिक उपकरणों की जांच प्रक्रिया जारी है। टनल को इस माह के अंत तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इसे ऑस्टियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है। ये टनल जम्मू कश्मीर हाईवे के मौजूदा 270 किलोमीटर लंबे फासले को 16 किलोमीटर कम कर देगी। इसके अलावा हर मौसम में यहाँ से यातायात चालू रहेगा। 2100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार टनल में 2 ट्यूब हैं। हर 500 मीटर के फासले पर दोनों ट्यूब के बीच कॉरिडोर बनाया गया है। ये आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी एक्टिव पॉइंट हैं। निर्माण कंपनी के मुख्य प्रबंधक मुनीब टाक ने बताया कि टनल में वेंटिलेशन और बिजली से जुड़े उपकरणों की जांच चल रही है। इसमें कुल 126 जेट फैन लगाए गए हैं। टनल में सुरक्षा के हिसाब से 234 सीसीटीवी कैमरे, फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। टनल को जन समर्पित करने के लिए तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है, जिसके पूरा होते ही टनल का लोकार्पण कर दिया जाएगा। नई टनल की औसत ऊंचाई 1790 मीटर यानी 5870 फुट है। इस टनल की विशेषता है कि बर्फीले तूफान और हिमस्खलन के खतरे से दूर रहेगी। इसका मतलब है कि बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम में कई बार सैन्य अभियान रुक जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि बनिहाल दर्रे की भौगोलिक स्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। इसी के चलते टनल निर्माण में 10 साल लग गए। वर्ष 2011 में शुरू हुआ निर्माण अब जाकर पूरा हुआ है। ब्लैक फंगस और वैक्सीन को लेकर देश में पहली बार 2 अलग अलग अध्ययन सामने आए हैं। ये शोध 12 राज्यों के 19 अस्पतालों में हुए हैं। इसमें खुलासा हुआ है कि कोविशील्ड टीका लेने वालों में अन्य वैक्सीन लेने वालों की तुलना में एंटीबॉडी का स्तर अधिक पाया गया है। वहीं दूसरी ओर बच्चों को भी जल्द वैक्सीन मिल सकती है। दिल्ली एम्स में आज से कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। वैक्सीन को लेकर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और झारखंड के 6 अस्पतालों में ये अध्ययन पूरा किया गया है, जिसके अनुसार कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन असरदार बताई गई हैं। इसके बावजूद कोविशील्ड लेने वालों में अधिक एंटीबॉडी मिली। अध्ययन में 515 स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया था, जिनमें से 90 को कोवैक्सीन की दोनों खुराक दी गई थी। दोनों ही समूह में 95% तक कर्मचारियों में एंटीबॉडी विकसित हुई है। वहीं कोविशील्ड लेने वालों में ये दर 98 और कोवैक्सीन वाले समूह में 80% एंटीबॉडी मिली। ये अध्ययन वैक्सीन की दोनों खुराक लेने की महत्ता को भी बताता है। बच्चों की वैक्सीन को लेकर एम्स प्रशासन ने बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक सोमवार सुबह 9 बजे से ये ट्रायल शुरू हुआ। 8 सप्ताह में इसका पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल के लिए पहले बच्चों की स्क्रीनिंग होगी। उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ पाए जाने के बाद ही टीका लगाया जाएगा। ट्रायल में 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में कुल 17 बच्चों पर ट्रायल होगा। इससे पहले पटना के एम्स में भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। वहां 3 जून को 3 बच्चों को वैक्सीन की डोज दी गई थी। बता दें कि विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए अधिक खतरनाक बताया है। ऐसे में बच्चों का टीका उन्हें संक्रमण से बचाने में काफी मददगार हो सकता है। दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पर भाजपा की अहम बैठक हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिवों और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और अरुण सिंह के साथ मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके अलावा वहां मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं होगा। साथ ही पार्टी संगठन में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार अब सीएम योगी के विवेक पर निर्भर होगा।
मुख्यमंत्री जरूरत के हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट का बंटवारा किया जाएगा। सीएम योगी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उनके इस बयान से सत्ता की ताक में बैठे विरोधियों को भी झटका लगा है। विरोधी सीएम योगी के खिलाफ सत्ता परिवर्तन जैसे अनेक तरह के दुष्प्रचार रूपी अभियान चलाए हुए थे। बता दें कि कोरोना के केस बढ़ने और गंगा में लाशें बहने जैसी खबरों को लेकर विपक्षी दल योगी सरकार की आलोचना कर रहे थे। दूसरी ओर यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि आप लोग सपा और बसपा के शासन को याद कीजिए। प्रदेश में किस तरह का गुंडा राज कायम था। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। आज प्रदेश में अपराध दर बेहद कम है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। इन सभी नेताओं के बयान से साफ है कि फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का कोई विकल्प नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम हो रही है। इसके बावजूद ब्लैक फंगस का खतरा बरकरार है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटी फंगस इंजेक्शन के खर्चे को लेकर लोग परेशान हैं। अब ऐसे मरीजों को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। डॉक्टरों ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे खर्चा 100 गुना तक कम हो सकता है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों के इलाज का एक दिन का खर्च तकरीबन 35,000 रुपए है, जो कम होकर सिर्फ 350 रुपए हो सकता है। डॉक्टरों ने इलाज का जो तरीका निकाला है उसमें सावधानी से मरीज के ब्लड क्रिएटिनिन लेवल की निगरानी करनी है, जिसके बाद खर्चा काफी कम हो जाएगा। ब्लैक फंगस के इलाज में प्रयोग होने वाले इंजेक्शन का नाम एम्फोटेरेसिन है। रेमडेसिविर की तरह ही इस वक्त इसकी भी कमी देखने को मिल रही है। इंजेक्शन की कीमत अधिक है और आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। ऐसे में इसी दवा के दूसरे तरीके को अपनाकर इलाज के खर्चे को 100 गुना कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हर दूसरे दिन मरीज का ब्लड टेस्ट हो। पुणे बीजे मेडिकल कॉलेज के हेड समीर जोशी का कहना है कि ब्लैक फंगस से पीड़ित 201 मरीजों का इलाज किया गया है। इनमें से 85% मरीज सर्जरी के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना से पहले इसी तरीके के ब्लैक फंगस के 65 से 63 मरीज ठीक हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नई मुसीबत में फंस गए हैं। चीनी वैक्सीन लगवाए लोगों को सऊदी अरब और खाड़ी देशों में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान को अब तक सिर्फ चीनी वैक्सीन ही मिली है। खाड़ी के देश पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने चीनी वैक्सीन लगवाई है। अब एक तरफ जनता सवाल पूछ रही है तो इमरान इन देशों को मनाने में जुटे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब ने फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अपने यहाँ मंजूरी दी है। सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देश चीनी वैक्सीन को मान्यता नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक भारत की बात है, यहाँ के निवासियों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगी है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका का पार्टनर है। ऐसे में भारतवासियों को वहाँ के देशों में जाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। वहीं पाकिस्तान इस बात से चिढ़ गया है। अब इमरान खान सरकार सऊदी अरब देशों में चीन की वैक्सीन को मान्यता देने और चाइनीज वैक्सीन बेचने में जुटे हैं। बता दें कि WHO से मंजूरी मिल जाने के बावजूद चीनी वैक्सीन के असर और प्रभाव को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद चीन के सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी ये बात स्वीकार की है। अप्रैल में इस संस्था ने स्वीकार किया था कि ये वैक्सीन बहुत अधिक प्रभावी नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। संस्था के डायरेक्टर जॉर्ज गाओ ने कहा था कि समस्या के समाधान के लिए चीन को वैक्सीन बदलना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।